गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो एफपीआईज जो हैं उन्होंने इंडिया की जो मार्केट में से $2 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अपनी इंडियन इक्विटीज़ में से पुल आउट कर लिए हैं। बिकॉज क्योंकि जो है हमारा कोरोना वायरस का जब पैंडेमिक जो है वो सेकेंड वेव आ गया है, उससे अनसर्टेनिटी आ गई है मार्केट में अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड दिस स्टॉक मार्केट इन पर्टिकुलर। तो इसीलिए जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल आउट कर लिया है। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में $3 से $4 बिलियन और वो पुल आउट करने वाले हैं। तो उससे हमारे जो है एक तरह से मार्केट में एक तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब आप ये भी याद रखो कि 2021 में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं इन्वेस्टमेंट्स आने के इंडिया में। ठीक है, $39 बिलियन की जो है एफपीआईज की इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में आई थी इस बार। और $2 ट्रिलियन की जो हमारी डोमेस्टिक इक्विटीज़ की मार्केट है उसमें से $555 बिलियन जो है वो एफपीआईज का शेयर है। ठीक है, इसीलिए ये बिगेस्ट मेकर भी होते हैं और मार्केट ब्रेकर भी होते हैं। ठीक है, मार्केट मेकर भी बन सकते हैं, ये मार्केट ब्रेकर भी बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर द ट्रेंड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो $39 बिलियन इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है कि जो हमारे पिछले रिकॉर्ड 2010 और 2013 के थे उसको भी बहुत ज़्यादा वाइड मार्जिन से 2021 में जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं वो हम तोड़ चुके हैं। तो एफ ने $2 बिलियन अभी तक जो है वो पुल आउट कर लिए हैं और 3 से 4 बिलियन कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो और पुल आउट कर लेंगे। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती क्या है, सिंपल सी आपको एक भाषा में समझाऊं तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स अगर इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि आप लोग और मैं हम जैसे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज़ में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो वो परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ को और जो उसको वो आराम से, और जो हम जैसे हम कभी भी उसको बेच सकते हैं, हम कभी भी उसको खरीद सकते हैं, वैसे ही एफपीआई का भी यही है कि जब मर्जी वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी वो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस टाइम ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि वो छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड की जो अनसर्टेनिटी है। अब जो है यहाँ से वो पैसा निकाल के किसी और कंट्री की स्टॉक मार्केट में डाल देंगे। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स में की जाती हैं, उनका बेसिक मोटिव ये होता है कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन जो है वो लेना चाहते हैं। उनका कोई मोटिव किसी कंपनी को कैप्चर करने का या कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का नहीं होता, वो सिर्फ जो है स्टॉक्स में खेलते हैं। ठीक है, अब ना वो मैनेजरियल ऑपरेशंस को वो कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना मार्केट से पैसा कमाने के लिए ही इन्वेस्ट करते होते हैं एज अगेंस्ट एफडीआई, जो कि बिल्कुल डिफरेंट एक तरह से उसका ऑपोजिट कंसेप्ट है। तो ये लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे स्टॉक्स या शेयर्स जिनको हम कहते हैं, या फिर जो हमारे डेट्स होते हैं जिसमें डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, इनमें दोनों में इन्वेस्ट करते होते हैं। और इनका बेसिक मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, एक तरह से शेयर्स से, जो डेट जो डिबेंचर्स से इनसे या बॉन्ड से पैसा कमाना, इंटरेस्ट कमाना, ये इनका मोटिव होता है। इनका कंपनी को पे कब्जा करना, कंपनी की मैनेजरियल ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, इससे कोई मोटिव नहीं होता। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप ये तो नहीं सोच के खरीदते ना कि आप उसकी मैनेजमेंट चलाना चाहते हो। सिमिलरली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो शेयर्स खरीदते हैं कि उसके जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो बेच के पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उनका यही मोटिव होता है। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो तो चाहती है कि वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कंपनी के ऊपर कंट्रोल करे, मैनेजरियल ऑपरेशंस चलाए। ठीक है, जैसे अब आप सोचो फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का की एफडीआई आई, तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि फ्लिपकार्ट के वो कुछ शेयर्स में से पैसा कमा के चले जाएं। वो वॉलमार्ट जो है वो डायरेक्टली इंडिया में आके फ्लिपकार्ट का बिजनेस कंट्रोल करना चाहता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहता है, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगा ताकि फ्लिपकार्ट को वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर सके। ठीक है, वो उसके बिजनेस कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, एफपीआई जो है उसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत कम होता है। ठीक है, क्यों बहुत कम होता है? वो डायरेक्टली मैनेजरियल ऑपरेशंस नहीं चलाना चाहता, लेकिन वो पैसा तो लगा ही रहा है ना। ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट आ जाता है कि कंपनी अच्छा चले। ठीक है, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो आपका जो आपके पास आप शेयर होल्डर तो हो ना। अब समझ लो मैं रिलायंस के फाउंडेशन के अगर शेयर्स खरीद लेता हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में भी बुलाया जाएगा बिकॉज आई हैव शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो मेरा कंट्रोल
बेसिक बहुत ही छोटे लेवल का कंट्रोल तो है, मेरे पास वोटिंग पावर्स तो है ना, तो बहुत ही कम कम कंट्रोल होता है, मैनेजरियल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एफपीआईज का जो कंट्रोल है वो बहुत लेस होता है एज कम्पेयर टू एफडीआई का कंट्रोल, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत वॉलेटाइल होती है, कभी भी वो आएगी, जब उसको लगेगा कि यहाँ मार्केट में पैसा लगा के फ़ायदा है तब वो आ जाएगी, जब उसको लगता है कि यहाँ से नुकसान होएगा तो वो चली जाती है, ठीक है। एफडीआई में ऐसा नहीं होता। अब वॉलमार्ट ऐसा नहीं करेगा ना कि एक बार उसने फ्लिपकार्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एफडीआई लगा दिया, कुछ शेयर खरीद लिया एक तरह से फ्लिपकार्ट का, और वो जैसे उसको लगा थोड़ा सा नुकसान होने लगा वो फट से छोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं होता। जो है वॉलमार्ट है वो कंपनी को चलाने के मकसद से जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैनेजरियल ऑपरेशंस उसके चलाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है बिजनेस को, तो एफडीआई इज़ मोर स्टेबल। एफडीआई के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स भी लेके आते हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। वॉलमार्ट अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, अपने लोग भी लेके आएगा, अपनी मैनेजमेंट भी लेके आएगा न्यू, ठीक है। फिर उससे जो है वो पूरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं है। एफपीआई सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में उनके इन्वेस्ट कर रहा है, सो दैट जब उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो अपना पैसा कमा के चला जाए, ठीक है। एफडीआई जो है वो प्रोडक्टिव असेट्स क्रिएट कर रहा है, न्यू फैक्ट्रीज खोलेंगे वॉलमार्ट जो है वो पैसा डाल के, मशीनरी न्यू लेके आएंगे, सुपीरियर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज लेके आएंगे। जो एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लगाता है। एफपीआई का आपको पता ही है, सिंपल सा मोटिव है पैसा कमाना, सो दे डू नॉट ब्रिंग प्रोडक्टिव असेट्स इनटू द कंपनी, और दे डू नॉट एड एनी प्रोडक्टिव असेट्स क्रिएशन, ठीक है। तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसका जो एक तरह से 8,000 करोड़ का जो मार्क है उसने वो क्रॉस कर लिया है। 8665 एप्लीकेशंस जो हैं वो टोटल 8200 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं, और जो एक तरह से उसमें 58% जो है शेयर जितने भी लोगों ने जितने भी ज़्यादा अप्लाई किया है जो ऑर्गेनाइजेशंस ने, उसमें जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट जो एप्लीकेशन दी है इस एग्रीकल्चर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का जो है वो लाभ लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्री एंटरप्रेन्योर्स, और फिर सबसे कम जो इंडिविजुअल फार्मर लेवल पे, मतलब 13% जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए एप्लीकेशन दी है। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है क्या? अब इस स्कीम के अंदर 1 लाख करोड़ जो है वो टोटल जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती है थ्रू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन्स। किन किन को लोन मिल सकता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा इन्हीं ने देखो आप 58% सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जो है वो जो है फंड्स जो है वो लोन्स के लिए जो एप्लीकेशन दी है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे, और इवन इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल फार्मर्स भी जो है वो जो है इस फंड का जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब लोन इसमें जो है वो अगले 4 साल तक दिए जाने वाले हैं। सबसे पहले साल तो 10,000 करोड़ तक के लोन मिलने हैं, ठीक है। उसमें से 8200 करोड़ तो है वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। अगले 3 साल तक 30,000 30,000 30,000, तो टोटल 1 लाख करोड़ के जो लोन्स हैं वो जो है वो लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि लोन्स जो हैं वो मिल रहे हैं, तो उसमें जो उन लोन के चुकाने का जो उनको वापस जब चुकाने की जब बारी आएगी तो उसमें 3% इंटरेस्ट की जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर बैंक जो है अगर इनको फार्मर्स को 10% के ऊपर जो है वो लोन दे रहा है, तो ये स्कीम क्या कह रही है कि यस आपको हम जो है लोन दे देंगे। समझ लो 1 लाख का लोन लिया एक इंडिविजुअल फार्मर ने इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो उसको जो है सबसे पहले साल जो है वो मतलब 10,000 रुपये तक की उसकी जो है वो इंटरेस्ट बन रहा था, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन उसको 3% पर एनम की मिल रही है। मैक्सिमम लिमिट भी है ऑफकोर्स उसमें 2 करोड़ की। तो उस 1 लाख पे जो 10,000 मिलने थे उसमें उसको फार्मर को सिर्फ 7,000 रुपये देने पड़ेंगे, 3,000 जो है वो गवर्नमेंट उसकी तरफ से देगी, ठीक है। और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का लोन जो है वो पीरियड जो लोन पीरियड है वो 7 ईयर्स हो सकता है। क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिल रही है इसमें, ठीक है। जो ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देंगे फार्मर्स को, या जो भी एफपीओज को, पीएसीज को, तो इनको क्या जो है वो लोन जो देंगे तो उसकी क्रेडिट गारंटी भी जो है वो भी गवर्नमेंट दे रही है कि यस हम गारंटी देते हैं कि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये आपका लोन चुका देंगे, और अगर नहीं चुकाएंगी तो हम पैसा जो है वो देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट गारंटी की कवरेज भी दे रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरी स्कीम असल में आपको जो पता है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज था उसके अंदर ही ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो स्कीम है वो उसमें लॉन्च की गई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो इसको हमारे जो
गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर अनाउंस किया था। ठीक है, अब एफपीओस के केस में जो क्रेडिट गारंटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन और फार्मर्स वेलफेयर जो है वो दे रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ एफपीओस द क्रेडिट गारंटी मे बी अवेल्ड फ्रॉम द फैसिलिटी, एक फैसिलिटी क्रिएट की है ना एफपीओ के प्रमोशन स्कीम के लिए, तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो एफपीओ की स्कीम जो निकाली है उसके अंदर से ही जो है वो एफपीओस के लिए क्रेडिट गारंटी दी जा रही है। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज बनाई जाएंगी और इस स्कीम की टोटल ड्यूरेशन क्या है, 10 साल। ठीक है, अब देखो 4 साल तक तो लोन मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, और जब वो लोन चुकाने के लिए फिर वो अब इंटरेस्ट 4 साल तक तो लोन दे रहे हैं, 10,000 करोड़ पहले साल, फिर अगले 3 साल तक 30,000 करोड़। अब उनको लोन चुकाने की जो बारी आ रही है, फिर उसमें जब लोन की इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रही है वो 7 साल तभी तो रखा गया है कि 7 साल तक मैक्सिमम जो है वो लोन का जो है वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसकी टोटल ड्यूरेशन जो स्कीम की है वो 10 ईयर्स की है। सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर्मल क्रेडिट मिलेगा फार्मर्स को और फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ को, फार्म जो है इंडस्ट्रीज़ को भी, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके रूरल एरियाज़ में। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है एमआईएस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी इसकी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। ठीक है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटरेस्ट को भी इंश्योर करेगा ताकि बैंक्स जो है वो कोई किसी के साथ गलत ना करें, किसी फार्मर्स को लूटे ना या किसी भी ऐसी सोसाइटी को ना लूटें। तो इसीलिए जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो इस पर नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है नाविक। तो जो हमारा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन जिसको हम नाविक कहते हैं, तो उसके ऊपर अभी एक वेबिनार हुआ है तो इसलिए न्यूज़ में चल रहा है, इसको देख लेते हैं। ये नाविक जो है वो एक हमारा इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जैसे आपका जीपीएस होता है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो अमेरिका ने बनाया हुआ है, वैसे इंडिया का ये आप सोच लो, ये वो है ग्लोबल लेवल पर, ये है रीजनल लेवल पर। तो ये इंडिया का जो रीजनल एक तरह से जीपीएस अगर आप लगा लो तो वो ये है नाविक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर आसपास जो एरिया है उसमें आपको एक तरह से ये जीपीएस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जीपीएस से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्यूरेट है। जीपीएस में अगर 20 मीटर तक की जो है वो कवरेज की जाती है, मतलब आपकी लोकेशन जो है जब आप देखते हो अपने मोबाइल पे जीपीएस के थ्रू, तो 20 मीटर तक एक्यूरेट दिखाता है ना कि हाँ अगर आप खड़े हो तो 20 मीटर का उसमें जो है वो वेरिएशन हो सकता है। लेकिन नाविक में वो वेरिएशन सिर्फ 5 मीटर तक की है, तो इसकी जो लोकेशन है वो एज़ कम्पेयर टू जीपीएस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं। 3 सैटेलाइट्स तो जियो स्टेशनरी हैं। जियो स्टेशनरी मतलब वो उसी जगह पर खड़ी हुई हैं जहाँ पर जो है वो मूव नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो और जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस हैं, वो मतलब अर्थ की रोटेशन के साथ साथ मूव करती रहती हैं। तो आपको नीचे से देख के लगेगा कि ये हमेशा एक ही जगह पर खड़ी हुई है क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ वो भी मूव हो रही हैं। ठीक है, तो 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी हैं, 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस हैं। ठीक है, अब ये ऐसा पैटर्न इसलिए रखा गया है सो दैट 24 आवर्स कोई ना कोई एटलीस्ट सैटेलाइट जो है वो हमेशा इंडिया के जो ये रीजन के ऊपर एटलीस्ट रहे, सो दैट ये नेविक जो है वो 24 आवर्स चलता रहे, बिल्कुल करेक्ट लोकेशन देता रहे। इसकी कवरेज 1500 किलोमीटर तक की है। ठीक है, अब जो वैसे तो जो है एक्यूरेसी वो 20 मीटर तक की होती है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल मेजरमेंट्स जो हैं वो दिखा रही हैं कि एक्यूरेसी वो 5 मीटर तक की है और 20 नैनो सेकेंड का जो है वो इसमें जो है वो टाइमिंग की एक्यूरेसी है। ठीक है, क्योंकि जो जीपीएस है उसके थ्रू ही आपको टाइमिंग वगैरह जो है वो भी आपको उसी के हिसाब से पता लगते हैं ना, तो इसमें जो 20 नैनो सेकेंड्स का सिर्फ डिले दिखाता है मैक्सिमम, तो ये हमारे लिए बहुत एक तरह से एक्यूरेट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अमेंडमेंट्स टू जीएनसीटीडी एक्ट 1991। तो होम मिनिस्ट्री जो है उसने गजट नोटिफिकेशन में जो है ये जीएनसीटीडी एक्ट जो है उसको नोटिफाई कर दिया है और अब ये अप्रैल 27 से जो है ये अब एनफोर्स हो चुका है। तो आपको पता है दिल्ली जो है वो 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू जो है एक यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर बनाई गई थी। ठीक है, आर्टिकल 239 ए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है वो डाला गया था। ठीक है, अब उसमें क्या था कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सारे और जो है सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ वो नहीं बना सकते थे। लेकिन अब अमेंडमेंट्स और कर दी गई हैं और ज़्यादा क्लैरिटी लेके आए हैं कि गवर्नमेंट जो है दिल्ली क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की कितनी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी पावर हैं, उसको चेंज करके अब ज़्यादा क्लैरिटी आई है। ठीक है, अब ये एक्ट क्या चेंज कर रहा है
कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई लॉ लाया जाएगा, जब उसमें टर्म गवर्नमेंट यूज़ की जाएगी तो उसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली नहीं, वो गवर्नमेंट मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज सिनोनिमस विद गवर्नमेंट इन एनी लॉ दैट इज मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई भी रूल्स जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कंडक्ट ऑफ बिजनेस का असेंबली में लेके आ सकती है, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए जो लोकसभा के रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट कोई वो रूल नहीं लेके आ सकती अपनी असेंबली में। ठीक है, अब ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपने आप कोई कमेटी या और कोई ऐसा रूल ना बनाए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के ऊपर कोई इंक्वायरी ना नहीं हो सकती। ठीक है, अब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, फिर वो कोई भी इंक्वायरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए हैं उसके ऊपर भी नहीं कर सकती, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर्स नहीं है। ठीक है, और अभी तक अगर कोई ऐसे कमेटीज़ बनाई गई हैं या कोई ऐसे रूल्स बनाए गए हैं तो वो सब ऑलरेडी वॉइड कर दिए गए हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, असेंट टू बिल्स, अब एलजी को कहा गया है कि वो कुछ बिल्स जो हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगी उसको आपको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से बिल हो सकते हैं? अगर हाई कोर्ट की जो दिल्ली हाई कोर्ट की कोई पावर को डिमिनिश करने के लिए बिल है तो एलजी को वो प्रेसिडेंट को जो है वो कंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा। फिर कोई भी प्रेसिडेंट अगर कोई भी बिल को अगर प्रेसिडेंट कह देता है कि इसको रिजर्व करके रखो तो एलजी को उसको रिजर्व करना पड़ेगा। फिर कोई सैलरीज अलाउंसेस स्पीकर डिप्टी स्पीकर या फिर मेंबर्स ऑफ असेंबली या मिनिस्टर्स की अगर कोई उसमें चेंज आ रहा है तो उस बिल को भी जो है वो एलजी को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए भी। ठीक है, फिर एलजी को वो सारे जो हैं बिल्स रिजर्व करके रखने पड़ेंगे जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स के बियॉन्ड जा रहे हैं और वो बिल जो है वो गवर्नमेंट लेके आई है, मतलब बेसिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर बिल लेके आई है कोई असेंबली में जो कि उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स में नहीं था तो वो सारे बिल जो हैं वो एलजी को रिजर्व रखने पड़ेंगे फॉर प्रेसिडेंट। अब इसमें डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो एलजी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कोई भी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो जो है एलजी के नाम पर ही लिया जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चीफ मिनिस्टर के नाम पे या मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे ऑफ कोर्स जो है अभी भी हमारे स्टेट्स में क्या होता है वो गवर्नर के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ऐसा ही अब इसमें भी कर दिया गया है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो एलजी के नाम पर ही लिए जाएंगे बिकॉज ही इज़ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली नाउ। अब सुप्रीम कोर्ट का 2018 का वर्डिक्ट जो था उसको ही नलीफाई करने के लिए बेसिकली उसको ही उस पर ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए ये बिल को लेके आया गया है और ये एक्ट बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट को लेके आया गया है। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो एलजी है वो उसकी जो कंकरेंस है वो सिर्फ पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड के ऊपर अगर कोई इश्यूज़ के ऊपर कोई बिल आ रहा है या कोई एक्शन लिया जा रहा है सिर्फ उस कंटेक्स्ट में जो है एलजी की कंकरेंस लेने की ज़रूरत है। बाकी केसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एलजी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिसीजंस ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स एलजी को कोई भी डिसीजन अगर लेती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो उसको एलजी को बताना पड़ेगा, लेकिन एलजी जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके लिए बाउंड है। ठीक है, फिर एलजी ऑफ दिल्ली जो है वो कोई गवर्नर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने कहा था कि एलजी ऑफ दिल्ली इज़ नॉट इतना पावरफुल वो नहीं है जितना एक गवर्नर ऑफ अ स्टेट होता है। वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन है और वो उसको समझना चाहिए और उसकी इसीलिए जो है डेजिग्नेशन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की डाली गई है। ठीक है, लेकिन अब ये सारी जो वर्डिक्ट है इसको नलीफाई कर दिया है बेसिकली इस बिल ने, ये जो अमेंडमेंट एक्ट जो बन चुका है अब, तो अब जो है सब कुछ जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके पास पावर्स जो है उसको डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है वो सिर्फ रबड़ स्टैंप रह गई है, उसके पास बहुत पावर्स हैं अभी भी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम इन जहाँ पर एम्बिग्यूटीज़ थी, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी कि ये पावर एलजी की है या ये पावर गवर्नमेंट की है, उसको क्लैरिटी देने के लिए बेसिकली ये बिल जो है वो लाया गया था। तो उस बिल में अब जो है एम्बिग्यूटीज़ जो थी जो हमारे अभी यूटी ऑफ दिल्ली विद लेजिस्लेटिव असेंबली की जिस पावर में एम्बिग्यूटी थी उसको क्लियर अब कर दिया गया है मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। आज हमारा टेलीग्राम ग्रुप में वीकली करंट अफेयर्स का भी जो है एक तरह से पीडीएफ शेयर किया गया है और इस वीकेंड तक आपको मंथली जो हमारा अप्रैल 2020 का जो
कंपाइलेशन है वो भी शेयर कर दिया जाएगा. सो प्लीज़ डाउनलोड दैट ऑल्सो. वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.